प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 यानी 10th क्लास का बोर्ड का पेपर साइंस वाला, है ना। मैथ का अपन ने कर लिया। मैथ में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको मैं करवा दूंगा। दरअसल उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें डेरिवेशन ज़्यादा थी, लेकिन इसको अपन आप करेंगे कंप्लीट जो पेपर है उसको पूरा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, खंड है यानी सेक्शन है। पहला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो लिख रही राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द आंसर बुक। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। अब यहाँ को जो संतुलित समीकरण मतलब ये अभी अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसी है? अनबैलेंस, मतलब असंतुलित है। अपन को क्या करनी है? बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर Fe कितना है? 1 है, और यहाँ पर Fe कितना है? 3 है। इसको 3 बनाने के लिए इसका आगे क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 6। ये मैंने ऑलरेडी एक बार करवा दिया घर पर, कोई बात नहीं। देखो भाई, इंग्लिश मीडियम वाला, कोफिशिएंट ऑफ द Fe इन बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द अबाउ रिएक्शन विल बी, मतलब अगर मान ले Fe को अपन बैलेंस करेंगे तो Fe का कितने से गुणांक करेंगे? 3 से। सपोज करो मैं यहाँ 2 से करूँ तो यहाँ 2 Fe हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 3 है। अगर अपन प्रोडक्ट में देखेंगे तो फेरस कितने हैं? 3 है। तो रिएक्टेंट में कितने होने चाहिए? अभिकारक में भी कितने होने चाहिए? तो इसलिए अपन 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो भाई, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, दही में उपस्थित अम्ल है ऑक्जेलिक, टार्टिक, मेथनोइक और लैक्टिक। तो इसका आंसर आएगा लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाए? लैक्टिक। टार्टिक अम्ल पाया जाए इमली में, संतरा में। मेथनोइक अम्ल पाया जाए वामेका में, चींटी का डंक, नटल का डंक। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, तो इसमें एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड इज, मतलब दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या आएगा? लैक्टिक अम्ल। तीसरा क्वेश्चन, उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, क्या आएगा? कॉपर, लेड, मरकरी, जिंक। तो इसमें आंसर आएगा कॉपर। अगर कॉपर की जगह चांदी होता सिल्वर तो अपन सिल्वर करते हैं, तो यहाँ कॉपर आएगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसमें आएगा कॉपर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, कीटों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, कौन सा है? ये तो एल्कोहल वाला है। अच्छा, ये कीटोन वाला है, ये एल्डिहाइड वाला, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला COOH। तो ये आएगा आंसर बैक। क्लियर? स्वाद पांचवा क्वेश्चन है, मानव के हृदय हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव का जो हृदय है वो किससे संबंधित है? पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से, परिसंचरण से। तो इसमें आगे बेटा परिसंचरण। परिसंचरण यानी जो हृदय का काम होता है, उसको जो ब्लड होता है उसको पंप करना, मतलब एक दिमाग से पैरों तक और पैरों से दिमाग तक, मतलब पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना। तो इसका आंसर आएगा परिसंचरण। The heart in human being is part of the system for nutrition, extraction, reproduction और सर्कुलेशन। तो इसमें आएगा बेटा डी, सर्कुलेशन। भाई अपनी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी है, भी समझ जाएगा, है ना। तो कोई बात ना, आप बता देना। क्वेश्चन नंबर 6, छठा, कण में छिद्रों के खुलने में बंद होने के कार्य किसके द्वारा होता है? तो इसमें रखा है हरित लवक, जाइलम, द्वार कोशिका, फ्लोएम। तो इसमें आएगा आंसर द्वार कोशिका। Who does the work of opening and closing of pore in leaf? तो इसमें आएगा ग्रोड सेल। ग्रोड सेल मतलब द्वार कोशिका। सातवां क्वेश्चन है, कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अंगनाशय ग्रंथि। तो कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा पीयूष ग्रंथि। भाई कौन सा आएगा? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, ये वाला आठवां क्वेश्चन। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एकलिंगी, स्वपरागण, या उभयलिंगी, या परपरागण। तो इसमें आएगा उभयलिंगी। क्या आएगा? उभयलिंगी। इसके बाद है नवा क्वेश्चन है, पुरुष में लिंग सूत्र होते हैं XX, XY, XXX और YY। तो इसका आंसर आएगा XY। पुरुष में क्या होता है? XY, और महिला में क्या होता है? XX। ठीक है, मैन हैव 6 क्रोमोसोम्स, तो XY आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 10वां, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी। अगर मान लो हमारे पास ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, यहाँ से पॉलिश कर दी, इसके सामने कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अब मैं कह रहा हूँ भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी दूरी कितनी होगी?
तो इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 3 दूने 6, मतलब इसमें बे आंसर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा, बे। ठीक है, अच्छा इधर रखा, ए मैन इज स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड इट्स इमेज इन मीटर विल बी, इसमें आएगा कितना, 6। अब आ गया अपना 9वां क्वेश्चन, सॉरी 11वां क्वेश्चन। प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर में ए और साइन आर बराबर में बी, तो अपवर्तनांक न्यू बराबर होगा। अच्छा न्यू बराबर मतलब न्यू बराबर पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, अपवर्तनांक ए अपॉन बी। स्नेल का नियम तो पढ़ा था मैं, साइन आई, भाई स्नेल का नियम अपॉन, ये तो है साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये किसका नियम है, न्यू, मतलब ये स्नेल का नियम है, तो स्नेल के नियम से क्या जाएगा, न्यू बराबर है ए अपॉन बी। ठीक है, मतलब इससे क्या आएगा, से आएगा। अग्रिम सूर्य उदय एवं विलंबित सूर्य उदय का सूर्य अस्त का कारण क्या है, प्रकीर्णन, वायुमंडल अपवर्तन, विक्षेपण, परावर्तन। क्या आएगा भाई 12 क्वेश्चन में, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण धूल के जो वायु में कण होते हैं, उनसे प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है बार बार, जिससे अपन को सूर्य पहले दिखाई देता है उदय होने से पहले, और जब सूर्य छिपे अस्त हुए वासु बाद तक दिखाई देवे, तो उसका कारण क्या है भाई, प्रकीर्णन। ठीक है भाई, इसके बाद है 13वां क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के विचलन विचलन कौन है। अच्छा इसमें विचलन कौन कौन सा है भाई, अपन को जब इस रेखा को आपतित किरण है इसको आगे बढ़ाएंगे, और निर्गत किरण है जो परावर्तित किरण है इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कौन बनता है, इस कौन को क्या कहते हैं, एक्स, और इसमें विचलन कौन आएगा, क्या, एक्स आएगा भाई। क्या आएगा, ये है 14 क्वेश्चन। विद्युत, एक मिनट, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार अर्थ का उपयोग किया जाता है विद्युत बचाने के लिए, सुरक्षा उपाय के रूप में, फ्यूज के रूप में, और नियंत्रक के रूप में। किसमें आएगा भाई, सुरक्षा उपाय के रूप में। तुम सबको पता है विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार, मान लिया अपने घर में कोई ऐसा तार लगा देगा, जैसे अपन डोरी में कितनी डोरी रहे, 3 तार रहे वहाँ, तो उनमें एक रहे भूसंपर्क, जैसे अपन देसी भाषा में अर्थ के वहाँ, कहीं के वहाँ अर्थ। एक बार जब फॉल्ट हो जाए तो जो लाइट रहे वह जमीन में उतार देवे, मतलब पृथ्वी पे उतार देवे, तो अपन को कोई नुकसान ना हो एक वजह से। ठीक है, ये मतलब है, सीधी सिंपल बात ये है भाई। इसके बाद है धारावाहिक चालक तार के लिए दक्षिणी हस्त अंगूठे के नियम में अंगूठा दर्शाता है चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, और पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या आएगा भाई, से विद्युत धारा की दिशा को, धारावाहिक चालक तार के दक्षिणी हस्त के अंगूठे अंगूठ अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है किसकी दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को। और जो अपनी ये उंगली होते हैं भाई, इस तरह तो होता है वो, देखो ये अपन को दिख नहीं रहा, ये जो उंगलियां हैं अब, ये तो दिखाएंगे चुंबक के क्षेत्र की दिशा को, और जो अंगूठा ये किसको दिखाएगा भाई, ये दिखाएगा अपना किसको, विद्युत धारा की दिशा। क्लियर भाई, एक सेकंड पेन गिर गया यार। तो इसमें आएगा सी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस। पहला है लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, कौन सी होती है, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर। नंबर 2 है HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र लिखें, तो क्या आएगा, Cl माइनस, क्योंकि H प्लस आता है जब HCl को अलग करते हैं, तो H प्लस और Cl माइनस, क्लोरीन यानी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जो C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंधों की संख्या ज्ञात करो, कितनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना आएगा, बताओ भाई, कमेंट जरूर बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने आएगी, दोबारा सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, C3H8 में अणु में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें आएगा कितना, देखो भाई, अब अगर अपन इसकी संरचना बनाओ तो ऐसे बनेगी कुछ इस तरह। कितने कार्बन है, 3 है, 1 2 3, 1 2, ये बंद बना दो इनके चारों तरफ, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8। अब इनके जो बंद है इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 1 10, कितने बंद बन रहे हैं भाई, इसमें आएगा आंसर बेटा 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजन नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खाली स्थान द्वारा निकालने की एक युक्ति है, तो इसमें आएगा बेटा अपोहन। क्या आएगा, अपोहन। फिफ्थ क्वेश्चन, दो
तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें आएगा क्या, सिनेप्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दूसरे का 6, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, आवर्धक। क्या कहते हैं भाई, आवर्धन। आवर्धनित कहते हैं जब इसको ऐसे करेंगे, प्रतिबिंब डैश में h नहीं अपॉन में h। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में खाली स्थान लेंस उपयोगी होता है। कौन सा होता है इसमें, उत्तल। जब पास की वस्तु साफ दिखाई देती हो और दूर की नहीं देती हो तो उसके लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं भाई, ठीक है, उत्तल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले तीसरा को फर्स्ट है, पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। देखो एक ट्रिक है हमारे पास, पिताजी, पीसु पीतल, तैसु तांबा और जीसु जिंक, जड़न। तो इसमें क्या आएगा, जिंक आएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, सल्फर, ब्रोमीन और आयोडीन में से चयन कर द्रव धातु का नाम लिखिए। ये सल्फर है, एक ब्रोमीन है और आयोडीन। अब तुम याद रखना यहाँ पूछा है द्रव धातु, ना कि धातु। धातु पूछा है, मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए क्या आएगा, ब्रोमीन। तो इसमें आएगा क्या, Br, जानिए वाला। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का तीसरे में है CH3 डैश C ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखो। देखो भाई कितने नाम लिखने से, नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें कार्बन गिनेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप प्लस में। अब यहाँ में कितने बंदे सबसे ज्यादा, 3 है, और 3 के लिए क्या लगाते हैं, आइन। क्या बन गया, प्रोपाइन। क्लियर, इसमें आंसर आएगा प्रोपाइन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, रेंजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग को संचित होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रेंजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होता है। तो इसमें आंसर आएगा तना, पत्ती और छाल। मतलब ये जो बाहर के पेड़ के अंग होते हैं, तना होता है, एक छाल होती है और एक पत्ती होते हैं। इनमें क्या होता है, रेंजिन और गोंद के पादप के भाग में संचित होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार, आना और वमन का नियंत्रण करता है। मतलब जो क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको कौन सा भाग अपन का नियंत्रण करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें आंसर आएगा बेटा मेडुला ऑब्लांगेटा। आई बात समझे। जो अपनी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिनको ऊपर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो अपने मस्तिष्क का तीसरा भाग का एक भाग है, ठीक है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में, 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखो। जीवाणु जनित जो संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। एक तो टाइफाइड है, टीबी रहेगी, ट्यूबरकुलोसिस, और एक क्या है, टिटनस रहा, और क्या है, हैजा रहा। इनमें से लिख दो भाई कोई सही, ठीक है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, मेंडल के लक्षणों की वंशानुगति नियम के प्रयोगों में F2PD में प्राप्त पौधों में बौने पौधों का अनुपात कितना है, प्रतिशत में बताओ। अब ये इसमें अनुपात भी पूछा है और प्रतिशत में। देखो ये पूछ रहा है F2PD में। F2PD में तो जो ग्राफ देखो हो, तो हम F2PD में जो अनुपात आता है 3:1 होता है। जो अब ये 3 है, ये तो है कौन सा पौधा है, लंबे पौधे हैं। और जो 1 अनुपात है ये वाला, ये कौन सा, बौने पौधे। अब इसमें क्या पूछा है, बौने पौधों का अनुपात, मतलब बौने का। तो अनुपात में देखेंगे जब तो 1 आएगा, और अगर प्रतिशत में देखें तो 3 और 1 4, मतलब 4 में से कितना है, 1 है। 4 में से बौना पौधा कितना, 1 आ रहा है। तो प्रतिशत निकालना है, इसलिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 100 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जी है ना भाई। हाँ यही तो है भाई। भाई इधर देखो, दोबारा देखो, अगर मान टोटल पौधा हमारे पास 4 आ, 4 में से 1 पौधा कितना आ रहा है, अपन बोना पौधा आ रहा, तो यहाँ जब अपन प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100/4 तो कितना आ जाएगा, 25%। तो इसका आंसर कितना आएगा, 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोले तीसरे का 8वां भाई, गोले लेंस के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध ज्ञात करो। क्या करना, संबंध। तो संबंध से बात ऐसे निकाल देंगे, 1/f बराबर में, यहाँ बेटा याद करना, यहाँ अपन को लेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, लेंस। 1/f बराबर में 1/v माइनस में 1/u। और अगर मैं कहूँ ये अपन को लेंस में ना निकाल कर प्रतिबिंब का, सॉरी क्या कहते हैं,
दर्पण के लिए निकालना है तो उसमें क्या संबंध है, 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u। दर्पण में आ जाएगा प्लस और लेंस में आ जाएगा क्या, माइनस। क्वेश्चन नंबर है 9। नवा क्वेश्चन में है नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रण करता है। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रण करता है, तो इसमें आंसर आएगा क्या, परितारिका। जो परितारिका होती है वो पुतली के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, तो क्या आएगा इसमें, परितारिका। भाई इंग्लिश में इतने कम आवे, कमजोर इंग्लिश है, जितनी हो सके इतने बता रहा हूँ, कर लो भाई तुम अपना, है ना। हिंदी मीडियम हाँ अपना कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 है पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण है, क्या है। अच्छा पारितंत्र तुमने तंत्र देखो जहाँ बिल्ली चूहा खावे, फिर चूहो झींगरा न खावे, है ना, छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा, तो उसमें गाय भैंस का नंबर आता है, तो इसमें क्या लिख रहा है, पारितंत्र उपभोक्ता का एक उदाहरण लिख दो, चाहे गाय भैंस लिख दो, गाय और भैंस। सेक्शन बी, यहाँ पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। समीकरण दे रखिए, रिएक्शन NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डैश, फिर यहाँ क्वेश्चन मार के मतलब यहाँ x की जगह प्रोडक्ट बन रहा है वो लिखना है, और प्लस में H2 गैस यानी H2O जल निकल रहा है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अच्छा क्या बनेगा यहाँ, यहाँ बनेगा मान ले NaCl बच गए, तो यहाँ बनेगा भाई सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी नमक। क्या बनेगा भाई, नमक। अच्छा सुनो, यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, तो इसको बैलेंस कर दो, यहाँ कितना लगा दो आगे, 2। अब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। देखो सोडियम 2 सोडियम 2, Cl कितना है, 2, यहाँ Cl 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, बचा क्या, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3, ठीक, और कार्बन कितना 1 और यहाँ कार्बन 1, कंप्लीट, सही बिल्कुल। भाई मैं पहले कह रहा हूँ इस बात को, अगर एग्जाम में अपन ऐसे कर दो, यहाँ 2 ना लगाई, NaCl सोडियम क्लोराइड लिख दी और 2 ना लगा, बैलेंस मतलब अनबैलेंस अपनी इक्वेशन, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, है ना, अपना नंबर ना मिल सा, तो अपन को बैलेंस करनी पड़ेगी हर इक्वेशन, तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, उपयुक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। दोबारा सुनो, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसमें क्या वो चित्र बनेगा जो एक बार अपन ने बनाया था ना क्लास में, यहाँ एनोड यहाँ कैथोड वाले चित्र, ठीक है, तो उसका परीक्षण करना है, क्लियर, ये तुम देख लेना किताब में। छठा क्वेश्चन, जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है, कारण लिखिए। भाई इसका भी रीजन ये है, जो कपड़े में जो अपन साबुन लगाते हैं तो उसमें साबुन में 2 भाग होते हैं, जल विरागी, एक जलयोगी और एक जल विरागी। तो जलयोगी जो भाग होता है वो कपड़े के अंदर चला जाता है और जिससे वो मैलों को साफ कर देता है ना। तो ये डेरिवेशन में अंतर तुम देख लेना अपनी किताब में। हाँ इसके बाद 7वां क्वेश्चन, एथीन अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को चित्रित कीजिए। किसका पूछा भाई, एथीन। अब देखो एथीन, मैथ और एथ के लिए कितना है कार्बन भाई, 2 कार्बन, क्लियर। एक सेकंड मुझे दिख रहा लगता है, सही नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, हाँ एथेन के लिए कितना कार्बन, 2 कार्बन। अब यहाँ इन लग रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध आएंगे, 2 बंध आएंगे, यहाँ ये 2, यहाँ ये 2, एक कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, याद रखना हमेशा, 1 2 3 4, 4 हो, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। देखो बेटा ये तो नॉर्मल संरचना है, इसमें पूछिए एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बना देंगे, यहाँ मैंने बताया था आपको, क्रॉस लगा दो चाहे बिंदु लगा दो, वही बात है, ठीक है। एक कार्बन जो एक बंध होता है सिंगल बंध, इसमें दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन ये और इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन ये, और ऊपर इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ कार्बन लगाओ, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, क्लियर। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। अब इसके इस कार्बन के 8 पूरा करो, 2 4 ये हो गए, 2 6 और 6 और 2 8, क्लियर। इस कार्बन के भी पूरा करो 8, 2 और 4 2 6 6 और 2 8, ये बन गया अपने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्लियर एथीन की। अब क्वेश्चन नंबर 8, गर्भ निरोधक की 2 विधियों को समझाइए। शुद्ध लंबे कैपिटल टीटी व शुद्ध बोने स्मॉल टीटी पौधों में F2PD तक के लक्षणों के वंशानुगत को दर्शाने वाला रेखा चित्र बनाइए। भाई अपन ग्राफ बनाओ जब कई बार जब अपन क्लास में थे, ये इसका क्रॉस फिर इसके साथ करवाया था, फिर इस क्रॉस इस छोटे टी के साथ करवाया था, तो ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, कोई बात नहीं कर लेना, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है,
एक 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा और 3 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यानी आर बराबर दे रखा है प्रतिरोध का मान 10 ओम, ठीक। आई बराबर दे रखा है कितना, 3 एम्पियर, और टी बराबर दे रखा है स्मॉल टी बराबर कितना सेकंड, 2 सेकंड। और अब पास सूत्र क्या है, एच मतलब इस कुंडली में उत्पन्न उष्मा का क्या, उष्मा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हीट। एच बराबर में आई स्क्वायर आर टी, क्लियर। मान रखो एच बराबर में आई स्क्वायर, आई का मान कितना हो 3 का स्क्वायर, गुणा में आर का मान कितना है 10, और गुणा में टी का मान कितना हो 2, करो 3 क्या 9, 10 दूनी 20, और 20 नंबर 180। पीछे क्या लगा, यहाँ क्या है उष्मा है, तो उष्मा को जो मात्रा को क्या है जूल, क्लियर भाई, ठीक है भाई। हीट को जो उष्मा है उसका सूत्र होता है एच बराबर में आई स्क्वायर आर टी। तो आई का मान हम पास कितना हो, सिंपल सी बात है 3 एम्पियर, तो ये 3 रख दिया, या किसको करना इसको कर दो, फिर मल्टीप्लाई में गुणा में, फिर इसके बाद 10 ओम का मान कितना, आर का मान कितना 10, और उसके बाद टी का मान मतलब समय का मान कितना हो 2 सेकंड, तो 2 रख दिया, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित परिपथ चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या करना, तुल्य प्रतिरोध, देखो भाई यहाँ 3 ओम, ऊपर 3 ओम 3 ओम, ये दोनों किस में श्रेणी क्रम में, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, यानी 3 ओम प्लस में 3 ओम बराबर में कितना हो गए 6 ओम, इन टोटल में क्या हो गए 6 ओम, ठीक। अच्छा फिर अपने पास अगर मान लो चित्र बनावा तो ऐसे बन जाएगा कुछ, ऐसे बन, यहाँ कितना बन गया 6 ओम, और यहाँ कितना 6 ओम, और यहाँ कितना 3 ओम। सुनो यहाँ 6 ओम, यहाँ 6 ओम, ये किसमें समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, इसलिए अपन क्या करेंगे 1/6 प्लस में 1/6 बराबर, भाई मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है समांतर क्रम का, जो फॉर्मूला है 1/r1 बराबर में 1/r बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2, ये वाला सूत्र है, तो उससे लगाकर 1/6 प्लस 1/6, यहाँ एलसीएम कितना आ गया 6, और ऊपर कितना आ गया 1 और 1 2। अब देखो 1/r का निकाल रहा हूँ मान, अब ये जब r ऊपर जाएगा तो ये भी संख्या चेंज हो जाएंगे, तो अपन जब r का मान निकालेंगे इस r का, तो ये 6/2 और 2 तिया 6, मतलब 3 ओम आ गया, इन दोनों का कितना आ गया टोटल 3 ओम। अपने पास अब चित्र बन जाएगा कुछ इस तरह, चित्र बन जाएगा ऐसे, ये वाला, ठीक है। यहाँ कितना 3 ओम और यहाँ कितना 6 ओम, ठीक। ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, अब ये दोनों किसमें श्रेणी क्रम में, किसमें श्रेणी क्रम में, 6 ओम और 3 ओम जब जोड़ेंगे 3 + 6 बराबर में 9 ओम, तो आंसर कितना आएगा, नहीं सॉरी भाई यहाँ 2 या 6, 6 ओम नहीं, यहाँ 3 ओम आएगा, 3 ओम, 3 और 3 कितना आ गया 6 ओम, पीछे प्रतिरोध को मात्रक लगा देना ओम, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ 2 या 6, यहाँ भाई मैंने गलती से 6 ओम जोड़ दिया है ना, यहाँ 3 ओम, ये वाला 3, 3 और 3, कोई ना। इसके बाद है 12 क्वेश्चन, किसी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने का चित्र बनाओ। और ये वाला चित्र बनवा के आ रहा भाई, ये वाला बनाए तो जब आप आगे, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह, ये वाला चित्र, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र बना देख लेना है किताब में। ये 13 क्वेश्चन, एक छठ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ। अब इसकी क्या रहा है, ये अपन छठ चुंबक बनाए थे ना एनएस, तो यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह चुंबकीय नॉर्थ से साउथ इस तरह रेखाएं जा रही हैं, तुम्हें याद होगा ये कंडीशन रहती है इसमें, ये रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, ठीक है, ठीक है। 13वां में ये आ जाएगी वाले चित्र। फिर 14 क्वेश्चन, कचरा निपटान के लिए समस्याओं को कम करने के 2 तरीके तो समझाओ। कचरा निपटाने के लिए भाई एक तो 3R वाला है अपनी किताब में, और एक है पुनः उपयोग करो, और अपन लिख दो दिमाग से भाई प्लास्टिक का कम यूज करो, और या जो पुरानी प्लास्टिक है कचरा है उसका दोबारा दोबारा मतलब पुनः उपयोग करो, हाँ लिख दिया, तो ये कुछ है, कोई बात नहीं। इसके बाद है 15 क्वेश्चन, आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों का संक्षिप्त में वर्णन करो। ये तुम कर लेना है ना, ये इसमें भी वही आएगा आहार वाला, जहाँ गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली वाला, कोई बात नहीं। इसके बाद सेक्शन सी, खंड कौन सा है सी, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखो। तो इसमें क्या आ जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हाफ क्या है जल का अणु कितना, आधा जल का अणु है ना, तो ये किसका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर इसके बाद लिख रहा है ये 16 का दूसरे में, जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण लिखो। अब इसमें क्या बनाना, जल, क्या मिलाना जल, तो अपन इस तरह कर देंगे भाई CaSO4 ये तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या मिलाना है जल, और जल का अणु कितना लेना है 1.5, 1 से 1/2, क्या मिलाना है जल, तो बन जाएगा क्या
इस आधे में डेढ़ जल का अणु और मिलाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अपन कैसे लिखेंगे, CaSO4.2H2, ये बन जाएगा। और ये किसका सूत्र है, जिप्सम का भाई, किसका भाई, जिप्सम का, ठीक। तो अथवा का भी करवाना है, हाँ चलो ठीक है भाई, कोई बताना, अथवा का भी मैं बता देता हूँ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो, रासायनिक सूत्र क्या है बेकिंग सोडा का, तुम बताओगे। तो सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, ये किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। अच्छा ये रासायनिक सूत्र है भाई, इसका नाम बन जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। इस बाई की जगह अपन हाइड्रोजन रख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ बीच में हाइड्रोजन, तो बाई लिख दो, बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बात है। इसके बाद है 17 क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद क्या है, केक मुलायम स्पंजी हो जाता है, उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाओ। अच्छा यहाँ में रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें तो वही है, अपन किताब में से देख के इसको कर लेना तुम, केक मुलायम वाला स्पंजी वाला, ठीक है। इसके बाद 17 क्वेश्चन देखो भाई, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं, एक उदाहरण देकर समझाओ। अनैच्छिक, अनैच्छिक जिन पर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी क्रियाएं जैसे आंखों को मतलब पलक झपकना, सांस लेना, हृदय का धड़कना, है ना, डाइजेशन सिस्टम, इन पर अपन कंट्रोल ना कर सका, है ना, तो इन्हें कहा अनैच्छिक क्रियाएं। और इन पर कौन को रहे नियंत्रण रहे, मेडुला ऑब्लांगेटा, भाई ये पहले भी आया था, समझ अपन को, ये फ्री मिल गया, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आएगा आंसर, ये पहले भी आया था इसका, मतलब एक क्वेश्चन मेडुला ऑब्लांगेटा, दो बार आ गया, तो अपन को फ्री बन जाएगा क्वेश्चन। अच्छा यहाँ में क्या है, 17 का अथवा में है, वर्षण से स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखो और 2 कार्य लिखो। तो यहाँ में टेस्टोस्टेरोन आएगा, क्या आएगा भाई, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये आएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 कार्य है भाई, एक तो जनन जनन में वृद्धि, और फिर इसके बाद मानव नर जनन तंत्र का नामक चित्र और मानव मादा जनन तंत्र का नामक चित्र, ये तुम बना लेना, ठीक है, किताब में से। 1900 क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखो भाई इसमें आएगा कि जब किसी बिंदु को जब किसी 1900 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है भाई, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर आएगा, जब किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसमें याद रखना, विभवांतर की परिभाषा तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन विभव की परिभाषा यह है, जब किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से नहीं अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को क्या कहता है, विभव कहते हैं। उसमें अनंत आएगा और विभवांतर में क्या आएगा, एक बिंदु से जिस मान लीजिए ए बिंदु है हमारे पास, यहाँ से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन ये बीच के हमसे विद्युत क्षेत्र होना चाहिए बीच में, तो इस कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक होगा वोल्ट, क्या आएगा, वोल्ट। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र में काम में लिया जाता है और इसे परिपथ में किस तरह लगाते हैं। तो क्या आएगा, वोल्ट मीटर। और परिपथ में से किस तरह लगाते हैं, समांतर में, क्लियर। फिर इसके बाद है 19वां का तीसरा क्वेश्चन, ओम के नियम में विभवांतर V और I के मध्य में ग्राफ बताओ। भाई अपन एक ग्राफ मैंने कई और बनाया था क्लास में, ये वाला, यहाँ क्या है, नीचे V है विभवांतर और यहाँ क्या धारा है, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ अपना सीधी लाइन आती है, ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, क्लियर, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक भाई। अथवा में भाई मेरा चैनल है LI02, इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, है ना, जैसे मैं तुम्हारे लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ पढ़ाई तुम्हारे, थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अथवा का पहला, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखे। क्या लिखे, एसआई मात्रक। अच्छा विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, जो धारा के मान में रुकावट करता है उसको कहते हैं प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या है, ओम। धारा के मान में जो रुकावट बनता है, रुकावट करता है ना, विद्युत धारा के मान में रुकावट करता है उसको प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या है भाई, एसआई मात्रक ओम। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है और इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले कौन से यंत्र काम में लेते हैं, एमीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए, और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है भाई, सीरीज में, इसको पैरेलल, इसको सीरीज में, मतलब वोल्टमीटर को तो पैरेलल हमेशा समांतर क्रम में और इसको श्रेणी में, एमीटर को, क्लियर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र बनाओ। वही चित्र इसमें क्या आएगा, वो वाला, यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ पे कोई वो लगा दी, कुंजी लगा दी, यहाँ पे कुंजी लगा दो,
यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, यहाँ ऐसा कुछ चित्र बनेगा, है ना। अब लास्ट लास्ट सेक्शन है अपना, सेक्शन नंबर 14, खंड दे, सेक्शन डी। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। कॉपर प्लस में ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, कॉपर प्लस में जल। तो इसमें कौन सा, जब कोयले के दहन हो तो कौन सी गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या निकलेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है ऊपर करना दो भाई, हाँ ठीक है। उपयुक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक, अच्छा इसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और दूसरे में आएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, कॉपर प्लस में जल। कॉपर ऑक्साइड यानी देखो भाई, अब इस टाइम में अपने मैंने गलती से ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, जब ये वाला कॉपर के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखा होता है, यहाँ आएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई अपने कोयले को जब जलाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, और प्लस में H2। तो क्या बन जाएगा भाई, कॉपर प्लस में जल। ये क्या होगा, ऊपर सब समीकरण के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित पड़ी भैया, हाइड्रोजन के दान 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो यहाँ ऑक्सीजन 1, कार्बन सॉरी कॉपर इधर 1, तो कॉपर भी इधर 1। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखना, एक सेकंड। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। क्या कह रहा है, कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। इसमें क्या बनाना है भाई, चित्र बनाना है ना, वो आप बना लेना। अब आगे देखते हैं, ये हो गया ठीक है। और में अथवा में, अथवा में है पहला क्वेश्चन, अपचयन को परिभाषित कीजिए। इसमें अपचयन में क्या आएगा भाई, हाइड्रोजन की वर्दी होती है, H2 की वर्दी, और O2 की कमी। क्लियर, अपचयन में। फिर इसके बाद आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, मतलब आयरन मतलब Fe, और प्लस में कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। तो इसको क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा Cu को, तो Fe जुड़ जाएगा, तो FeSO4 और प्लस में कॉपर, फेरस सल्फेट। ठीक। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, कॉपर सल्फाइड के विलयन में डूबी लोहे की कीलों को अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। डिफाइन रिडक्शन। अच्छा ये कहीं अपन को या कुछ चित्र बनाना हो भाई, है ना। कॉपर सल्फाइड के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील को अभिक्रिया में, और इस चित्र को तुम बना लेना, है ना। इसके बाद है 21वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान, 21वां का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाइए। तो कितनी घटनाएं होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण है तो 3 घटनाएं। कितनी है भाई, 3 घटनाएं। तो उन 3 घटनाओं को तुम्हें बताना है। 3 घटनाएं कौन सी है, जब मान ले पेड़ पर जब प्रकाश आवे तो अपन भोजन बनावे, और क्या कहते हैं पत्तियों के द्वारा भोजन बनाता है। तो ऐसी कुछ 3 घटना लिख देना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामक चित्र, इसमें चित्र बनाना। फिर और में है, पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसको भी तुम कर लेना, है ना। डेरिवेशन आएगी इसमें, खुले व बंद रंध्र का नामक चित्र, इसका चित्र बना देना। फिर उसके बाद है 22वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, भाई फिर है 22वां क्वेश्चन। 22वां का पहला है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर इसके बाद गोलीय दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। जो केंद्र होता है, ये मान लें, ये मैंने गोलीय दर्पण उत्तल लेंस बना दिया, इसमें जो केंद्र है इसको क्या कहते हैं भाई, अपन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसके बाद यदि एक लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी मतलब P बराबर में लेंस की क्षमता बराबर में पावर बराबर 1/f। अब देखो अपन को क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। तो P का मान कितना है, 4 बराबर 1/f। अब f इधर आ जाएगा तो f बराबर में 1/4, 4 का भाग 1 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 मीटर। ठीक, आंसर कितना आएगा, 0.25 मीटर। इसके बाद और अथवा में, लेंस का आवर्धन सूत्र लिखो। लेंस का आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। अच्छा अथवा में देखो, अब लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं, मतलब लेंस का आवर्धन यानी प्रतिबिंब बटा में बिंब की ऊंचाई, यानी h डैश अपॉन में h बराबर m। ये किसका, लेंस का आवर्धन। क्या है भाई, लेंस का आवर्धन। इसके बाद लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष कौन सा रहता है लेंस का,
ये मान लो मेरे पास ये लेंस है, उत्तल लेंस, इसका ये है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य लेंस। कहने का मतलब दो गोले दर्पणों के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अपने मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है नंबर 3, यदि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। अच्छा, आर बराबर में क्या होता है 2f। अब आर का मान कितना दे रखा है, वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है 14, और अपन को क्या निकालना, एफ का मान निकालना। तो ये दो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, और यहाँ बचा एफ। अच्छा, 2 सत्ते 14, मतलब एफ बराबर में 7, इसमें सेंटीमीटर में 7 आएगा इसमें। ये अपना कंप्लीट हो चुका। ठीक है भाई। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हैं उनका क्वेश्चन अपन उसमें देख लेना, किताब में चित्र है, उसमें कुछ डेरिवेशन है बड़ी, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो शुक्रिया, धन्यवाद। और जो मेरा चैनल है LI02, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।